हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास में फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको टॉपिक है आपके पास में ये। इसके अंदर हर साल आपके पास में इन एसएससी जेई की अगर मैं बात करता हूँ या किसी भी अदर जेईएन एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छा वेटेज रखता है आपके पास में। एसएससी के अंदर पर ईयर या पर बैच इसके अंदर मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चंस मिनिमम इसके अंदर से पूछे जाते हैं। ये मैं मिनिमम कंडीशन बता रहा हूँ आपके पास में, ठीक है। इससे ज़्यादा भी पूछे जाते हैं आपके पास में। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे हम हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलॉजी के बारे में, ठीक है। सो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, एफएम की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो ये चीज़ क्या है आपके पास में। पहले तो ये देख रहे हैं हमें। तो देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है आपके पास में दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज योर फ्लूइड एंड सेकंड वर्ड इज योर मैकेनिक्स, है ना। तो मैकेनिक्स का मतलब तो ये होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी करनी है आपको किसी भी तरीके से, ठीक है ना। मैकेनिक्स क्या कहती है कि आपको किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है या बॉडी अपने सेल्फ वेट के कारण किसी फोर्स के अंदर है, ठीक है ना। किसी भी तरीके का फोर्स हो सकता है, वो ग्रेविटी फोर्स यानी सेल्फ वेट हो सकता है या फिर आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, किसी भी तरीके का टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर टाइप का। तो उनकी जो स्टडी की जाती है वो आपके पास में क्या है, मैकेनिक्स। अब देखो, नाम लिखा हुआ है आगे फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या आपके पास, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि जो मैकेनिक्स आपको पढ़ना है किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर, ठीक है। यानी मैकेनिक्स यानी फोर्सों का एनालिसिस करना है, किसको रिलेटेड लेके अपने पास में, फ्लूइड को लेके आपके पास में, ठीक है। अब ये फ्लूइड क्या है आपके पास में, अगर मैं इस फ्लूइड को बात करता हूँ कि फ्लूइड क्या है आपके पास में, तो फ्लूइड को हम हिंदी में बोलते हैं द्रव, ठीक है। फ्लूइड को हम हिंदी में वो क्या बोलते हैं आपके पास में, द्रव बोलते हैं। तो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, कोई भी सब्सटेंस जो बह सकता है, जो फ्लो कर सकता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं आपके पास में, फ्लूइड। यानी मैं कह सकता हूं कि एनी सब्सटेंस, कोई भी आपके पास में सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो, यानी आपके पास में इजीली वो क्या हो सके, बह सके आपके पास में। यानी आपके पास में एक लेयर, फ्लो का मतलब ये होता है कि एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर सके, यानी आगे जा सके। देखो, पानी कभी भी बहता है तो आपने देखा होगा ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होती है और नीचे लगभग पानी की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली जो पानी की लेयर है वो नीचे वाली लेयर पे क्या हो रही है, स्लिप होके आगे जा रही है ना। पानी के बहने का मतलब है स्लिप होके आगे जाना। तो फ्लो जो है वो आपके पास में है कि हाँ, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं आपके पास में, फ्लूइड, ठीक है। तो अगर मैं इसको केस को थोड़ा और स्टैंडर्ड टर्म्स में देखना चाहूँ, जो कि हमारे पेपर्स के अंदर डेफिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है, थोड़ा और इसको स्टैंडर्ड टर्म्स में कह सकते हैं आपके पास में, ठीक है। मैं इसको अगर कहना चाहूँ कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है आपके पास में, एनी सब्सटेंस विच अपर लेयर, जिसकी ऊपरी लेयर, विच अपर लेयर स्लिप अबोव या स्लिप ओवर बॉटम लेयर, स्लिप ओवर बॉटम लेयर विद एनी स्मॉल shear force, any small shear force or due to weight, और वेट, यानी कोई भी आपके विद एनी स्मॉल फोर्स और एनी वेट, और कोई आप और वेट, यानी किसी भी स्मॉल शेयर फोर्स की वजह से ये फ्लो कर सकता है या किसी भी अपने सेल्फ वेट और सेल्फ वेट की वजह से भी ये फ्लो कर सकता है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं आपके पास में, फ्लूइड। तो देखो एक चीज देखो, विच अपर लेयर, अपर लेयर यानी ऊपरी परत क्या हो रही है, स्लिप हो रही है किसके ऊपर, बॉटम लेयर के ऊपर, ओवर बॉटम लेयर विद एनी स्मॉल शियर फोर्स। देखो, शियर फोर्स के बारे में अगर बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं कर्तन बल, ठीक है। कर्तन बल का मतलब क्या होता है कि देखो, ये आपके पास में नीचे इस तरीके से स्थिर है। अब इस बॉडी के ऊपर आपको फोर्स लगाना, आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया इस तरीके से, तो ये ऊपर वाला सब्सटेंस जो है वो आगे सरक जाएगा आपके पास में। यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर इस तरीके से फोर्स लगाया जाए, मान लो इसको मैं नीचे फिक्स कर देता हूँ, इस किसी बॉडी के ऊपर इस तरीके से अगर फोर्स लगाया जाए आपके पास में, तो ये बॉडी किस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी, इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। इस तरीके से क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की लेयर तो निकल गई आगे और नीचे की लेयर कहाँ रह गई, पीछे रह गई आपके पास में, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं शियर फोर्स, और मे भी हो सकता है ये सेल्फ वेट की वजह से,
सेल्फ वेट का मतलब क्या है, आपने छत पे से पानी डाला, कोई भी स्लोप है आपके पास में, इस तरीके का कोई भी स्लोप है आपके पास में, आपने ऊपर से पानी डाला, अब ये पानी जो है अपने सेल्फ वेट की वजह से नीचे आ रहा है, इसके ऊपर कोई आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि फोर्स हो, आपके पास में सेल्फ वेट की वजह से भी क्या कर सके, वो फ्लो कर सके। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं आपके पास में, फ्लूइड। अब फ्लूइड जो होते हैं इनके अंदर देखो दो चीजें आती हैं, एक तो आता है लिक्विड और एक क्या आता है आपके पास में, गैस। देखो अगर मैं बात करूं, हमारे पास मेनली 3 सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड बॉडीज के बारे में जो हमने स्टडी की थी, ये स्टडी जो हमें करनी है वो करनी होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर, है ना, ठीक है। सोम के अंदर हम स्टडी करते हैं, ये हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं सॉलिड मटेरियल से रिलेटेड। वो कंडीशन होती है कि मूवेबल और नॉन मूवेबल। अगर मूवेबल सॉलिड्स की कंडीशन स्टडी करनी है तो मैकेनिक्स, और नॉन मूवेबल या डिफॉर्मेबल बॉडीज की स्टडी करनी है तो हम पढ़ते हैं सोम। लेकिन फ्लूइड के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं या तो लिक्विड के बारे में या गैस के बारे में, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं सिंपल, पानी को अगर फ्लो कराया जाए तो पानी जो है इजीली बहेगा। वहीं पर अगर इस कमरे के अंदर गैस भरी हुई है और मैं कहीं पर भी कमरे से खिड़की खोल देता हूं तो गैस भी फ्लो के कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी आपके पास में। आपका साइकिल का हवा भरी होती है, साइकिल के ट्यूब टायर के अंदर हवा भरी होती है, जब वो पंचर हो जाता है तो एक छोटा सा होल हो जाता है उसमें, तो हवा क्या निकल जाती है उसमें से, बाहर निकल जाती है। यानी गैस भी आपके पास में क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है। यानी लिक्विड और गैसेज की जो स्टडी करनी है हमें, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेज की जो स्टडी करनी है वो किसके अंदर करनी है, आपके पास में फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास सिंपल सी कंडीशन मैंने ली है कि फ्लूइड क्या होता है आगे पास में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा डायग्राम से और समझाता हूं आपको थोड़ा इसको, ताकि और आपके सामने क्लियर हो सके। देखो क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स की कंडीशन, डायग्राम मैं ऊपर बना रहा हूं यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। तो देखो मान लो आपके पास में क्या है, इस तरीके से फ्लूइड है, ठीक है। इस तरीके से क्या आपके पास में कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, बॉटम लेयर, ठीक है, यानी फिक्स कंडीशन। तो देखो सबसे नीचे वाली चीजों को समझना आपके पास में, सबसे नीचे वाली जो कंडीशन है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो सॉलिड एरिया के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये क्या आपके पास में सॉलिड लेयर, या कोई भी जमीन है मान लो आपके पास में, ठीक है, कोई भी सपोर्ट है आपके पास में, कोई भी जमीन है आपके पास में, ठीक है। तो ये सबसे बॉटम वाली लेयर जो है ना, इस बॉटम वाली लेयर के पार्टिकल्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किससे, सॉलिड बॉडी से या सॉलिड वॉल से, ठीक है। अब क्या होगा कि सॉलिड वॉल कहती है कि नहीं भाई मेरे को तो आगे चिपक के रहना है तो उससे, यानी मेरे को आगे नहीं जाने देना इस केस में। तो ये जो नीचे वाली जो लेयर होती है, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करती है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध फील करती है बहने का, किसकी वजह से, सॉलिड बॉडी की वजह से। तो इस बॉटम लेयर के जो ना बहने की जो कंडीशन है ना, बॉटम लेयर के चिपक के रहने की जो कंडीशन है, ना बहने की कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन। और इस नो स्लिप कंडीशन के बेस पे ही हमारी पूरी की पूरी बाउंड्री लेयर थ्योरी डिपेंड होती है। जब हम बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ेंगे वहां पे जो एक बेसिक सा कंसेप्ट जो रहेगा आपके पास में कि बाउंड्री लेयर थ्योरी का बेसिक क्या है, तो बेसिक जो होता है वो होता है नो स्लिप कंडीशन। इस नो स्लिप कंडीशन की वजह से ही बाउंड्री लेयर हमारे पास में फॉर्म होती है रियल फ्लूइड्स के लिए, ठीक है। चीज़ों को समझना आपके पास में कि किस तरीके से हम किस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं या कैसे पढ़ सकते हैं। तो एक बेसिक सी कंडीशन है कि यार देखो सबसे नीचे वाली जो लेयर है ना वो बिल्कुल चिपकी हुई रहेगी। जैसे मान लो कहता हूँ ये जमीन है हमारे पास में, इसके ऊपर फ्लूइड का पार्टिकल से रहा, तो बॉटम वाली लेयर हो सीधे कॉन्टेक्ट में सॉलिड सरफेस के। तो सॉलिड सरफेस क्या करेगी, उसको आगे जाने का क्या करेगी, रेजिस्टेंस करेगी, मेरी रेजिस्टेंस जनरेट करेगी, भाई आगे नहीं जाना। तो वो लगभग क्या है, चिपकी हुई है। अब इसके ऊपर की जो लेयर है उसका सॉलिड बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, वो इजीली स्लिप कर सकती है। इससे और ऊपर की लेयर है, मतलब जैसे जैसे सॉलिड बॉडी से हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मैं कहूँ कि सॉलिड बॉडी से वाई जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, आपके पास में आपकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो देखो मान लो बॉटम वाले की वेलोसिटी ये है, टॉप वाले की वेलोसिटी और थोड़ी ज्यादा, इससे ऊपर वाले की और थोड़ी ज्यादा, इससे ऊपर वाले की और थोड़ी ज्यादा, इससे ऊपर की और थोड़ी ज्यादा। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, मैंने एक सिंपली लाइन को ड्रॉ किया आपके पास में, मेरे पास सब्सटेंस कहाँ पे थे, मैं इस तरीके से लेके चल रहा था यूनिट टाइम के अंदर, कोई भी टाइम है हमारे पास में, इस तरीके से टॉप वाला सब्सटेंस टी टाइम में पहुंच गया यहाँ, उससे नीचे वाला यहाँ, इससे नीचे वाला यहाँ, इससे नीचे वाला ये जीरो आपके पास में। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली जो लेयर है, यानी मैं आपके पास में ये कह सकता हूं, ठीक है, यानी मैं आपके पास में ये कह सकता हूं
एट y इक्वल टू 0, y का मान क्या है 0, जब ये y जो है ये 0 के बराबर हो जाए ना, इस हाइट को मैं बोल रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है आपके पास में, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं y, तो y 0 का मतलब क्या है नियर सॉलिड बाउंड्री या नियर बाउंड्री, एट y बराबर 0 यानी नियर बाउंड्री, नियर बाउंड्री, ठीक है। वेलोसिटी जो है आपके पास में वो अप्रोक्स लगभग कितनी है 0 है, ठीक है ना, अपन एक अप्रोक्स कंडीशन लेके चल रहे हैं, लगभग कितनी आपके पास में 0 है, और अगर कुछ वैल्यू है तो वो नेग्लिजिबल मानी जाती है आपके पास में, तो इस केस को हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन। ओके, नाउ अगर मैं कहता हूं आपके पास में एट y इक्वल टू y, आपके पास में y इक्वल टू y जो है आपके पास में, यानी y की डिस्टेंस जो y के बराबर है 0 टू y है ना, 0 टू y के केस में आपके पास में लेके चल रहा हूं, तो इस केस में जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है मैक्सिमम, वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, यानी टॉप लेयर की जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके नीचे जैसे आते जाओगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी आपके पास में, ठीक है। तो एक वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है हमने कि वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, ठीक है। अगर मैं फ्लो के बारे में बात करता हूं कि फ्लो को अगर डिफाइन करना हो आपको, देखो फ्लो का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले तो बहना, ठीक है, लेकिन टेक्निकल के अंदर हमें कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स काम में लेनी पड़ती हैं, कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं कि भाई बहना तो एक सिंपल, भाई हम देसी भाषा में बोल दें हाँ भाई कोई चीज़ बह रही है, लेकिन हम इंजीनियर्स हैं तो हमें एक सेपरेट लैंग्वेज यूज लेनी पड़ती है ताकि किसी को भी हम डिफाइन करके बताएं उस चीज़ को, तो वो एक पूरी डेफिनेशन के अंदर यानी एक लाइन के अंदर वो उसके बारे में पूरा आइडिया लगा ले कि हाँ मैं ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्लो को अगर बात की जाए कि फ्लो क्या चीज है आपके पास में, तो फ्लो क्या है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, हम रेस्पेक्ट किसको लेके चल रहे हैं, टाइम को, कि टाइम के इंटरवल्स के अंदर भाई देखो आपकी पोजीशन यहां पे थी, कहां पहुंच गई, यहां से यहां पर कोई फिक्स टाइम होगा, नीचे वाले लेयर की पोजीशन यहां पर थी, उसी टी टाइम पे ये यहां पे पहुंच गई आपके पास में, ठीक है। यानी चेंज इन पोजीशन आपको करना है फ्लूइड पार्टिकल्स की विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं आपके पास में फ्लो होना या बहना, यानी जब भी फ्लो के बारे में बात करेंगे तो हमेशा रेस्पेक्ट में क्या चलेगा आपके पास में, टाइम चलेगा आपके पास में, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपके पास में आगे जब आप टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ोगे, यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी फ्लो, नॉन स्टडी फ्लो, तो वहां पे काफी सारी चीजें ऐसी आएंगी जहां पे हमें देखना पड़ेगा कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास में क्या है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। फ्लूइड क्या है आपके पास में जो इजीली फ्लो हो सके, या तो उसके ऊपर कोई भी स्मॉल शियर फोर्स लगाया जा रहा है या फिर उसके ऊपर कोई भी आपके पास में इनिशियल सेल्फ वेट के कारण भी वो फ्लो हो सकता है आपके पास में। सेकंड चीज फ्लो क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी के बारे में बात की जाए तो बॉटम लेयर जो होती है उसकी वेलोसिटी लगभग 0 के बराबर होती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। देखो नाम से ही क्लियर है, नो स्लिप मतलब फिसल नहीं रहा, ठीक है। यानी वेलोसिटी क्या आपके पास में 0 है, जिसकी वजह से बाउंड्री फॉर्मेशन होता है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। टॉप लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, यानी ऊपर की लेयर की वेलोसिटी क्या मिलेगी आपके पास में, मैक्सिमम। तो वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से आपके पास में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये केस लिया है हमने आपके पास में। नाउ अब हम देखो फ्लूइड, हमने देखा कि फ्लूइड क्या चीज है आपके पास में, फ्लो क्या चीज है वो हमने डिस्कस किया। अब हम वापस से चलते हैं आपके पास में सब्जेक्ट के नाम के ऊपर कि फ्लूइड तो हमने देख लिया, सेकंड नाम क्या है आपके पास में, मैकेनिक्स। तो इस मैकेनिक्स से रिलेटेड क्या क्या चीजें आएंगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं अब। नाउ देखो कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर हमने क्या लगाना है, हमें क्या लगाना है, शियर फोर्स लगाना है, और शियर फोर्स की वजह से वो क्या होगा, फ्लो होगा। यानी किसी भी लिक्विड या गैसेस के ऊपर हमें शियर फोर्स लगाना है और शियर फोर्स की वजह से क्या होगा, वो आपके पास में फ्लो होगा। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमें फोर्सों को स्टडी करनी है। तो देखो फ्लूइड जो है, अगर मैं सिंपल आपके पास में बात करूँ पानी के ऊपर ही, पानी भी एक तरीके का लिक्विड है, मैं उसको फ्लूइड बोल सकता हूँ, आप फ्लूइड भी है आपके पास में। तो देखो पानी आपके पास में दो कंडीशन हो सकती है, या तो पानी तालाब में भरा हुआ हो, ठीक है, या फिर पानी नदी के रूप में फ्लो हो रहा है आपके पास में, ठीक है। एक तो नदी का पानी और एक तालाब का पानी। तो तालाब के पानी के अंदर आपने देखा होगा कोई भी छोटा मोटा तालाब या पोखर जो होती है हमारे गाँवों में, वो उसके अंदर क्या होता है, एक गड्ढा होता है और उस गड्ढे के अंदर पानी भरा होता है, ठीक है। या फिर आपने एक बाल्टी ले ली, बाल्टी में क्या भर दिया, पानी भर दिया आपके पास में। तो जो बाल्टी में आपने पानी भरा है, क्या वो फ्लो हो सकता है, क्या फ्लो होगा, क्या मतलब जिस टाइम पे वो भरा हुआ है क्या उस टाइम पे वो फ्लो हो रहा है क्या, नहीं।
तालाब का जो पानी है क्या वो फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि हमने गड्ढे में भर दिया उस चीज़ को। चीज़ें समझना, हमने उसको क्या कर दिया? गड्ढे में भर दिया। तो पानी में भी आपका स्थिर भी हो सकता है, या फिर अगर उसको आप थोड़ा फैला दोगे, बाल्टी को अगर आप उल्टा कर दोगे तो पानी फ्लो भी करेगा, या फिर पानी आपके पास में फ्लो भी कर सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बेस पे आपके पास में फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करने के बेस पे हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है कि किस किस बेस पे हम इसकी स्टडी करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को मेनली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स को मेनली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। चीजें समझना आपके पास में, फ्लूइड मैकेनिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट, व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट, जब फ्लूइड आपका कैसे है? रेस्ट की कंडीशन में है, यानी फ्लो नहीं कर रहा। यानी सिंपल अगर मैं बात करूं तालाब का पानी, ठीक है, तालाब के पानी की अगर बात की जाए तो व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट। और सेकंड होता है आपके पास में व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, जब फ्लूइड आपका किस में है? मोशन के अंदर है, यानी कोई ना कोई इसके ऊपर में गति हो रही है, वो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर रही है आपके पास में, ठीक है। तो देखो अब चीजें समझना, मैं आपके पास में क्या कह रहा हूं कि आपके पास में क्या है? ये फ्लूइड है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास में क्या है? फ्लूइड है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज करना है, इस तरीके से, सही है ना। यहाँ पे वेलोसिटी है आपके पास में, जैसे इस तरीके से मैं लेके चला हूँ, मान लो सिंपल स्ट्रेट, इस तरीके से इसको अपनी पोजीशन को क्या करना है? चेंज करना है इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर क्या लग रहा है? शेयर फोर्स लग रहा है, सही है ना, शेयर फोर्स, शेयर फोर्स लग रहा है आपके पास में इस तरीके से। इस शेयर फोर्स की वजह से ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये फ्लूइड जो है वो इस तरीके से ही है, इस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो ये लगने वाला शेयर फोर्स है ना, ये होगा ही नहीं, तभी तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है कि शेयर फोर्स लगे तो फ्लो करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि फ्लूइड आपका रेस्ट में है, फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका शेयर फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं आपके पास में फ्लूइड स्टैटिक। इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं आपके पास में? अगर मैं इस कंडीशन के बारे में बात करूं, इस ब्रांच को हम बोलते हैं आपके पास में फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक। और इस फ्लूइड स्टैटिक के अंदर हम ये कहते हैं कि आपके पास में जितने भी शेयर फोर्स लग रहे थे, ऑल शेयर फोर्स इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास में शेयर फोर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास में? 0। शेयर फोर्स कितने होते हैं आपके पास में? 0। अगर आपसे कोई कहता है कि फ्लूइड स्टैटिक के अंदर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 0 है। क्यों है? क्योंकि ना तो वो फ्लो कर रहा, अगर शेयर फोर्स लगता तो शायद वो फ्लो भी करता। चीजें समझना, अगर शेयर फोर्स लगता तो वो फ्लो भी करता, क्योंकि फ्लूइड जो है हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो डिफॉर्मेशन यानी रेजिस्टेंस बिल्कुल जनरेट नहीं करता फ्लो के रेफरेंस में। इजी टू फ्लो, नो रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर वो रेजिस्टेंस नहीं कर रहा है आपके पास में, मतलब फ्लो होना चाहिए। तो अगर शेयर फोर्स होता तो वो फ्लो होता, शेयर फोर्स नहीं है तो फ्लो भी नहीं हो रहा। अच्छा, अगर इसके ऊपर शेयर फोर्स नहीं लग रहा तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? तो इसके ऊपर लगते हैं नॉर्मल प्रेशर फोर्स, नॉर्मल प्रेशर फोर्स, नॉर्मल प्रेशर फोर्स। और वो भी कैसे लगते हैं आपके पास में? कांस्टेंट। चीजें समझना, ये पेपर के अंदर बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि नॉर्मल प्रेशर फोर्स कैसे होते हैं, इसके अंदर चेंज होते हैं, वेरी होने वाले होते हैं, 0 होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो नॉर्मल प्रेशर फोर्स वर्क करते हैं, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल प्रेशर फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। और वो भी कैसे होते हैं आपके पास में? कांस्टेंट, यानी इनके अंदर किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होता। तो नॉर्मल प्रेशर फोर्स के बारे में अगर बात की जाए कि नॉर्मल प्रेशर फोर्स का मतलब क्या है, तो देखो ये हमारे पास में फ्लूइड मैंने बनाया है, ठीक है। फ्लूइड के अंदर कोई भी मैंने लेके चला, तो शेयर फोर्स तो क्या है आपके पास में? अगर मैं बात करूं शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स तो इसके अंदर आपके पास में कितना है? 0 है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर नॉर्मल वर्क करेंगे, नॉर्मल प्रेशर फोर्स। नॉर्मल प्रेशर फोर्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? आपका ATM प्रेशर हो सकता है, ठीक है। शेयर फोर्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, शेयर फोर्स कभी भी नाम आए तो शेयर फोर्स का मतलब होता है टेंजेंशियल लगने वाला फोर्स, ठीक है ना, टेंजेंशियल। और नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर या लंबवत लगने वाला फोर्स, ठीक है। इन दो चीजों को थोड़ा हमेशा ध्यान रखना। अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर ऐसे, अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो ना, तो फ्लो नहीं करेगी। फ्लो करने के लिए कैसा फोर्स चाहिए? स्पर्शी यानी टेंजेंशियल,
ठीक है ना। किसी भी फेस, कोई भी फेस है आपके पास में, उसके स्पर्श करता हुआ फोर्स चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास में जो फोर्स चाहिए वो इस तरीके से स्पर्श करता हुआ। तो शियर फोर्स होता है टेंजेंशियल और नॉर्मल फोर्स होता है आपके पास में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऑल और नॉर्मल प्रेशर फोर्स जो होते हैं वो कैसे होता है आपके पास में, कांस्टेंट। जैसे मे बी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, है ना, या फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पे आपके पास में, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, P बराबर रो जी एच, है ना, इस तरीके से प्रेशर वर्क कर रहा है आपके पास में। तो ये हो जाता है आपके पास में कौन सा केस, फ्लूइड स्टैटिक का, ठीक है। नाउ सेकंड केस इज योर फ्लूइड इज इन मोशन। आई थिंक फ्लूइड स्टैटिक आपको समझ में आ गई होगी। फ्लूइड आपका रेस्ट में है, शियर फोर्स कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। नॉर्मल प्रेशर फोर्स होते हैं हमारे पास में, एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं, और वो कौन से होते हैं हमारे पास में, कांस्टेंट। नॉर्मल प्रेशर फोर्स का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, यानी आपके पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या आपके पास में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास में। नाउ फ्लूइड अगर आपके पास में मोशन होता है, तो फ्लूइड अगर मोशन में है आपके पास में, यानी आपके पास में यहाँ पे आपके जो शियर फोर्स हैं वो आपके पास में नॉट इक्वल टू 0। शियर फोर्स आपके पास में 0 के बराबर नहीं है। मोशन कर रहा है मतलब फ्लो हो रहा है, तो शियर फोर्स आपका 0 के बराबर नहीं होगा। इस ब्रांच को, मोशन वाले ब्रांच को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है आपके पास में फ्लूइड काइनेमेटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक, और सेकंड पार्ट होता है आपके पास में फ्लूइड डायनेमिक, फ्लूइड डायनेमिक। देखो हमने क्या किया, जब रेस्ट था तो उसको हमने क्या बोल दिया, फ्लूइड स्टैटिक, सही है ना। जब फ्लूइड आपका मोशन में है तो उसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग तो है आपके पास में फ्लूइड काइनेमेटिक, और दूसरा भाग जो है वो क्या है, फ्लूइड डायनेमिक, ठीक है। पहला भाग जो है वो फ्लूइड काइनेमेटिक है, दूसरा भाग जो है वो क्या है, फ्लूइड काइनेमेटिक है, डायनेमिक है ना, इस तरीके से। तो फ्लूइड काइनेमेटिक और डायनेमिक के अंदर क्या मतलब होता है वो देखते हैं। तो देखो फ्लूइड काइनेमेटिक के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑल प्रेशर फोर्स जितने भी होते हैं ना, जितने भी हमारे पास में प्रेशर फोर्सेस लगते हैं, ऑल प्रेशर फोर्स, उनको कंसीडर करते हैं 0, कंसीडर 0। चीजें समझना, 0 है नहीं, ध्यान से समझना, 0 है नहीं वो, लेकिन हम उनको मान के चलते हैं कि यार सारे प्रेशर फोर्स अगर 0 हों, फ्लूइड मोशन में भी है, शियर फोर्स 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन सारे जो उसके ऊपर लगने वाले जो प्रेशर फोर्स हैं उनको अगर 0 के केस में मान के चले, यानी 0 मान के चले कि हम उसके बारे में कोई स्टडी नहीं करें। यानी मैं कहूँगी फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, लेकिन फ्लो के जो रीजन्स हैं, फ्लो का जो रीजन है, प्रेशर फोर्स जो हैं, उनको कंसीडर ना किया जाए या उनको 0 माना जाए, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक। और अगर मैं कहूँ कि ऑल प्रेशर फोर्स नॉट कंसीडर 0, अगर मैं कहूँ नहीं भाई अब तो मुझे इसके अंदर सब कुछ ही स्टडी करनी है कि भाई कितना काम कर रहा है, कितना वर्क नहीं कर रहा, ऑल प्रेशर फोर्स को कंसीडर नहीं करना है मुझे, तो 0 जो है वो है और जो रहेगा वो रहेगा, तो उस चीज़ की जो स्टडी की जाती है उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक, ठीक है। तो काइनेमेटिक और डायनेमिक वर्ड का मतलब हमेशा समझना, ये दोनों मोशन से ही रिलेटेड हैं, लेकिन काइनेमेटिक का मतलब क्या होता है कि जो रीजन है मोशन के उनको कंसीडर ना किया जाए। डायनेमिक का मतलब होता है कि जो रीजन है मोशन के उनको भी कंसीडर किया जाए, ठीक है ना। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है, यानी ऑल प्रेशर फोर्स को हम 0 करेंगे, कंसीडर 0, और यहाँ पे ऑल प्रेशर फोर्स को नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे अपन 0, नॉट कंसीडर, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो खैर इन चीज़ों के बारे में तो हम डिटेल में स्टडी तब करेंगे जब फ्लूइड काइनेमेटिक और फ्लूइड डायनेमिक पे आएंगे अपने पास में, ठीक है। अभी हम सबसे पहले तो आपके पास में फ्लूइड स्टैटिक के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो देखो फ्लूइड स्टैटिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके पास में। फ्लूइड स्टैटिक की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लूइड स्टैटिक के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं। फ्लूइड स्टैटिक के अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपके पास में आपका प्रेशर और मेजरमेंट जो टॉपिक है, ठीक है ना, प्रेशर यूनिट मेजरमेंट, मैनोमीटर हो गए आपके पास में, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स हो गए आपके पास में, पीजोमीटर हो गया आपके पास में, ठीक है। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, फ्लूइड स्टैटिक के अंदर आती है। सेकंड अगर मैं केस करता हूँ आपके पास में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, टोटल प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये सब चीज़ें भी किसके अंदर हम स्टडी करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक के अंदर। सेकंड आता है बायोन्सी फोर्स, फ्लोटेशन, फ्लोटिंग बॉडी आपके पास में, बायोन्सी फोर्स, ये सब चीज़ें भी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक के टर्म्स में करेंगे। जैसे ही हम फ्लूइड काइनेमेटिक और डायनेमिक के अंदर पहुंचेंगे आपके पास में, तो फ्लूइड काइनेमेटिक जो है इसके अंदर जो मेन इक्वेशन चलती है वो चलती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन Q बराबर AB जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो ये बताती है कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं है। एक चीज़ थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है आपके पास में, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करती है और ये बताती है केवल कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं है,
चीज़ें समझना है इस चीज़ को। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन केवल इतना बताते हैं कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं है आपके पास में, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर आपके पास में सारी इक्वेशंस आएंगे, आपकी बर्नौली इक्वेशन, ऑयलर इक्वेशंस, ठीक है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस है ना, हाइगन-पॉइसन इक्वेशंस, ये सारी इक्वेशंस जो है फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर आएंगे, जिसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में जो टॉपिक के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स को डिवाइड किया है कि फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी मुझे किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो एक बार मैं हल्का सा इसको ओवरव्यू रिवाइज कर लेता हूँ। फ्लूइड क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, चाहे उसके ऊपर स्मॉल शियर फोर्स लगे या सेल्फ वेट के कारण भी फ्लो हो सके। फ्लो का मतलब क्या है कि एक लेयर का दूसरी लेयर के ऊपर फिसलना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में, टी टाइम में कौन कितना आगे बढ़ रहा है, यही क्या चीज है आपके पास में फ्लो है, ठीक है। अगर फ्लूइड को स्थिर माना जाए तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक। अगर फ्लूइड को मोशन में माना जाए तो उसको दो भागों में डिवाइड किया, फ्लूइड काइनेमेटिक और फ्लूइड डायनेमिक, ठीक है। फ्लूइड काइनेमेटिक के अंदर हम क्या मानते हैं? फ्लो तो है, शियर फोर्स जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन ऑल प्रेशर फोर्स को हम कितना कंसीडर करते हैं? जीरो कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे ऑल प्रेशर फोर्स को कंसीडर हम जीरो के बराबर नहीं करते आपके पास में। स्टैटिक की अगर बात की जाए तो शियर फोर्स तो आपका जीरो है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्रेशर फोर्स जो है उनको आपको हमेशा क्या मानना है? कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं। और जो भी कैसे होते हैं आपके पास में? कांस्टेंट। नॉर्मल प्रेशर फोर्स का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जैसे मान लो कोई भी पानी है, पानी के अंदर बाल्टी में पानी भर दिया आपने, उसके ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। या फिर आप किसी सिलेंडर के अंदर आपके पास में पानी भरा हुआ, सिलेंडर को आप प्लंजर से या पिस्टन से उसको कंप्रेस कर रहे हो, है ना, ठीक है। आपने देखा होगा हाइड्रोलिक जैक गाड़ी अपन दबाते हैं उसको, तो पिस्टन जो होता है फ्लूइड को कंप्रेस करता है, तो वो कौन सा फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर में? नॉर्मल प्रेशर फोर्स, ठीक है। और उस चीज़ को हम क्या कंसिडर करते हैं अपने पास में? कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा खास ध्यान रखना है आपके पास में, ठीक है, कि हम किस केस में क्या स्टडी करेंगे आपके पास में। तो देखो, ये तो एक बेसिक सा एलिमेंट्री आइडिया था आपके पास में फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में कि हम कैसे कहाँ पे किस तरीके से स्टडी करेंगे आपके पास में। अब देखो, फ्लूइड्स जो होते हैं ना वो भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जिनको कि हम रियोलॉजी के अंदर बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेनली हम डिस्कस करते हैं आगे पास में भी आइडियल फ्लूइड्स को। तो आइडियल फ्लूइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन विस्कस, यानी जिनकी विस्कोसिटी ना हो और जिनको कंप्रेस ना किया जा सके, ठीक है। वैसे डिटेल के अंदर हम इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे रियोलॉजी नाम के टॉपिक के अंदर, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वगैरह, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ सबसे पहली जो कंडीशन है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, अब मैं आपके पास में चैप्टर शुरू कर रहा हूं। तो पहला चैप्टर से अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है इसके अंदर वो आता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी मैं फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनेमिक किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है जो कि तीनों चीज़ों में काम आएगी, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे डायनेमिक हो आपके पास में, है ना, चाहे आपके पास में वो स्टैटिक में हो, सब तीनों चीज़ों के अंदर बराबर काम में आएंगे आपके पास में इसकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहला जो चैप्टर मैं आपके पास में स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपके पास में पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपके पास में कौन कौन सी हैं, क्या होती हैं आपके पास में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो देखो, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज का मतलब इतना सा होता है कि कोई भी बॉडी किस तरीके से अपने बिहेवियर को दर्शा रही है, ठीक है। जैसे बोला जाए, कुछ कैंडिडेट या कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी जो तेज़ दौड़ते हैं, ठीक है, या कोई तेज़ लिखता है आपके पास में। तो ये सबकी अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई लड़का पढ़ाई में तेज़ है तो हम कहेंगे भाई ये लड़का आपका इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो ये पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपके बिहेवियर को दर्शाती है, ठीक है ना। आप ज़्यादा लड़ाई करते हो तो आप कहें भाई लड़ाई ज़्यादा करता है, यानी ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स को जो हम दर्शाते हैं वो किससे दर्शाते हैं आपके पास में? प्रॉपर्टीज से, ठीक है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर वो आती है आपके पास में डेंसिटी, और मास डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। डेंसिटी या मास डेंसिटी भी बोलते हैं इस चीज को हम, और इसको जो नोट किया जाता है वो किया जाता है रो से, ठीक है। सिंबल जो है इसका वो क्या है आपके पास में? रो। इस तरीके के सिंबल को हम क्या बोलते हैं? रो।
तो मास डेंसिटी या डेंसिटी होती क्या है, ये होती है आपके पास में मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन घनत्व, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घनत्व, ठीक है। तो मास जो होता है ये क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान, और वॉल्यूम क्या होता है आपके पास में, आयतन, ठीक है। देखो डेंसिटी क्या है आपके पास में, डेंसिटी है मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान में आयतन का अगर भाग दे दिया जाए तो जो वैल्यू हमें निकलती है या जो चीज हमें मिलती है वो क्या है आपके पास में, प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी रो इक्वल टू क्या है, एम अपॉन में वी। ओके, अगर मैं आपसे कहूं इफ v इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, चीजें समझना आपके पास में, v इक्वल टू क्या है, 1 मीटर क्यूब है, यानी v का मान अगर मैं 1 रख देता हूं, देन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं इस तरीके से कि मास अवेलेबल या मास प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। बात वही है, बात वही है, ठीक है। मास अपॉन में वॉल्यूम, v को देखो 1 मीटर क्यूब के अंदर जो मास होता है वो डेंसिटी के बराबर होता है, सही है ना। 1 मीटर क्यूब के अंदर जो मास होता है ना वो किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर। तो मैंने वही लिखा है, मास प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में उपस्थित मास को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं या घनत्व बोलते हैं आपके पास में। घनत्व क्या दर्शाता है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में 2 जगह हैं, ठीक है, एक गांव है और एक क्या के पास में शहर है। ये आपका कोई भी गांव हो सकता है और ये आपके पास में क्या है, कोई भी शहर हो सकता है, ठीक है। तो देखो गांवों के अंदर और शहर के अंदर हमें क्या मान के चल रहे हैं, दोनों का साइज बराबर है, यानी दोनों का वॉल्यूम बराबर है। गांव के अंदर तो कितने घर हैं आपके पास में, मान लो गांव के अंदर घर हैं आपके पास में 10 घर, और शहर के अंदर कितने घर हैं, मान लो 100 घर। शहर के अंदर आदमी ज़्यादा रहते हैं, तो गांव के अंदर तो एक आदमी यहाँ टिका होगा, एक यहाँ टिका होगा, एक यहाँ टिका होगा, एक यहाँ टिका होगा, मतलब दूर दूर। वहीं शहरों की अगर बात की जाए तो बिल्कुल पास पास, ठीक है। तो देखो अगर 10 घर हैं तो पक्का द्रव्यमान कम होगा, 100 घर है तो द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ घनत्व क्या बताता है कि भाई आराम से आदमी दूर दूर हैं, अगर दूर दूर है तो घनत्व क्या है, कम है, और बिल्कुल पास पास हैं, भिज भिज के रह रहे हैं एक दूसरे से, तो घनत्व क्या है, ज़्यादा है आपके पास में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपके पास में घनत्व, कि घनत्व होता क्या आपके पास में। तो सिंपल सी कंडीशन आप ऐसे आते हो भाई, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको ऐसी मिलेंगी जो आप काफ़ी लोग पहले से स्टडी कर चुके हो इन सब चीज़ों का, है ना, ठीक है। लेकिन इनके साथ में मैं कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो कि आपके अकॉर्डिंग टू कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू या आपके पास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, और किस किस तरीके से पेपर के अंदर क्वेश्चन घुमा सकता है आपके पास में, ठीक है। सो नाउ यूनिट ऑफ डेंसिटी या यूनिट ऑफ रो, मात्रक बोल रहे हैं अपन कि मात्रक क्या है रो का, ठीक है, मात्रक। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दैट इज द्रव्यमान बटे आयतन, मींस द्रव्यमान किसमें होता है आपके पास में, केजी में, और आयतन किसमें होता है, मीटर क्यूब। यानी इसका जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, किलोग्राम बटे आयतन या मीटर क्यूब आपके पास में। अच्छा, इसका अगर विमा सूत्र पूछा जाए आपसे, डायमेंशन, विमा सूत्र बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, विमा सूत्र। तो देखो विमा सूत्र लिखने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है, आपको लिखना होता है केवल MLT। M का मतलब क्या है, मास, L का मतलब क्या है, लेंथ, और T का मतलब क्या है, टाइम, ठीक है। M मतलब क्या है आपके पास में, मास, L का मतलब होता है आपके पास में क्या, लेंथ, और T का मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है। मास यानी क्या हो जाएगा, केजी, किलोग्राम, लेंथ क्या होती है, मीटर, और टाइम क्या होता है, सेकंड। अब आपको केवल इसका सूत्र देखना है, ठीक है। सूत्र के अंदर क्या क्या है आपके पास में, देखो सूत्र के अंदर किलोग्राम है और मीटर क्यूब है। क्या सेकंड कहीं भी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो सेकंड अगर नहीं है तो पावर कितनी लगा दो, 0, ठीक है। अब जितनी पावर आपके सूत्र के अंदर है ना उतनी ही पावर आपको यहाँ लगानी जितनी पावर इसके मात्रक है। तो देखो किलोग्राम कितना है, किलोग्राम की घात कितनी है, 1, केजी केवल 1 है तो किलोग्राम घात 1, मीटर कितने हैं, 3 घात में है, लेकिन कहाँ है, नीचे। जब नीचे से ऊपर आएंगे तो किस में आएंगे, माइनस में, यानी ML-3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आपके पास में, आपकी डायमेंशन फॉर्मूला M1L-3T0, ये क्या होगा आपके पास में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। चलो चीज़ों को और थोड़ा सा अच्छा करके देखते हैं इसके अंदर, और किस किस चीज़ों के अंदर हमारे पास में चीज़ें पहुंच सकती हैं, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं डेंसिटी के अंदर ही।
नाउ और थोड़ा डिटेल में देखते हैं आपके पास में। देखो अभी मैंने कहा रो इक्वल टू क्या होता है m अपॉन में v, इसकी मात्रक क्या था आपके पास में kg पर मीटर क्यूब, ये कंडीशन थी आपके पास में, सही बात है ना। ठीक है, अब देखो पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है वो किस किस तरीके से घुमाता है। मैं आपके पास में कुछ यूनिट्स के अंदर बात करूंगा कि इसको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे आपके पास में। तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ kg पर मीटर क्यूब, मैं कहूँ न्यूटन का, आपने पढ़ा होगा एक सूत्र न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। न्यूटन गति का दूसरा नियम है आपके पास में F बराबर ma। फोर्स जो होता है वो किस में होता है, न्यूटन में। अगर इसके मात्रक की अगर बात की जाए तो फोर्स किस में होता है, न्यूटन में। द्रव्यमान किस में है, किलोग्राम में। और त्वरण किस में है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सही है ना भाई। आपके पास मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि भाई न्यूटन, तो आपके पास है फोर्स का मात्रक हो गया, बल का मात्रक हो गया। द्रव्यमान किस में है, किलोग्राम में। त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सो नाउ अगर मैं यहाँ से किलोग्राम की वैल्यू निकालता हूँ केजी बराबर, तो केजी बराबर कितना हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन को मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में एन, है ना। ठीक है, न्यूटन इंटू सेकंड का स्क्वायर और बटे में मीटर। इज दैट क्लियर। अगर मैं इस न्यूटन, इस किलोग्राम की वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ तो रो का मात्रक एक और बन सकता है हमारे पास में, रो का मात्रक। तो देखो केजी पर मीटर क्यूब तो होता ही है, लेकिन केजी की जगह मैं ये रख रहा हूँ, तो केजी पर मीटर क्यूब ये तो है ही है, इसकी जगह मैं ये रख रहा हूँ केजी की जगह पे न्यूटन इंटू सेकेंड का स्क्वायर बटे मीटर इंटू मीटर की पावर 4, सॉरी मीटर की पावर 3। ठीक है, तो इसका एक मात्रक और बन गया हमारे पास में न्यूटन इंटू सेकेंड का स्क्वायर बटे मीटर की पावर 4। तो कभी भी आपके पास में मात्रक न्यूटन की टर्म्स में पूछा जाए, ठीक है, ये एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपके पास में कि आपके पास में रो का मात्रक क्या होता है, डीआरडीओ के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। तो न्यूटन इंटू सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4, ये भी सही है। ठीक है ना, तो उसके अंदर ज्यादातर लड़कों को आंसर क्वेश्चन किस तरीके से था वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो, ऑप्शन नंबर ए था आपके पास में केजी पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी था न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था आपके पास में न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन में मीटर का क्यूब, और ऑप्शन नंबर डी था ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। तो देखो अगर इस केस में हम देखते हैं तो ज्यादातर जो कैंडिडेट थे वो मिस्टेक क्या करके आए थे, ए आंसर करके आए थे। ठीक है, लेकिन अगर ए सही है तो बी भी सही है, तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास में, डी। ठीक है, करेक्ट जो आंसर आएगा वो किस में आएगा आपके पास में, डी में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड जो पेपर के अंदर पूछा गया था के पास में, पेपर के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो भी हम देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस तरीके से है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर की पावर 4 ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज। ठीक है, कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा, लेकिन यूनिट कौन सी चाहिए, ये वाली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो आपके पास में। देखो रो इक्वल टू क्या होता है के पास में, मास अपॉन में वॉल्यूम। इसके बेस पे अगर यूनिट आती है तो वो कितनी आती है, केजी पर मीटर क्यूब, या फिर क्या आती है, न्यूटन इंटू सेकेंड का स्क्वायर बटे मीटर की पावर 4, ये आती है। चीजें क्लियर हैं आपके पास में। ठीक है भाई, या तो आपके पास में केजी पर मीटर क्यूब आएगी या फिर ये आएगी। अब क्वेश्चन वाला हमसे क्या कर रहा है, वो सब कुछ सेम है, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है, मीटर की पावर 4 है, लेकिन न्यूटन की जगह क्या दे रहा है, केजी दे रहा है। यानी न्यूटन को हमें किस में बदलना है, केजी में बदलना है। बस आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि 1 केजी जो होता है आपके पास में, या किलोग्राम फोर्स जो होता है, 1 केजीएफ जो होता है, ये होता है 9.81 न्यूटन के बराबर। बस इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 1 केजी बराबर कितना होता है, 9.81 न्यूटन। बस इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई 9.81 न्यूटन को अगर केजी से गुणा कर दे, चाहे आप ऐसे बोल सकते हो, डब्लू वेट, भार बराबर क्या होता है, mg। ठीक है, तो डब्लू किस में आपके पास में, न्यूटन में है। ठीक है, ये केजी में है आपके पास में, और g का मान जो है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है आपके पास में। ठीक है, तो 1 केजी बराबर कितना होता है, 1 केजी बराबर होता है 9.81 न्यूटन। बस इन सब चीज़ों को थोड़ा आपको खास ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन आएगा आपके पास में। तो कभी भी आपको कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम लेके नाउ, कभी भी किस चीज़ को कन्वर्ट करना हो तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि 1 केजी को आप 9.81 न्यूटन के बराबर भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो
इसको हम सोल्व करते हैं और आगे आपके पास में देखो, अगर मैं कहूं कि इतना है तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा आपके पास में 1/9.81 kg। ओके, सही है ना। इसको हम बटे में ले आए तो मैं कह सकता हूं रो का मात्रक ये भी तो हो सकता है कि 1/9.81 kg, अब क्या आ गया kg इंटू सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर की पावर 4। ठीक है, अब हमारी यूनिट आ गई सेम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन में पूछा आपके पास में पानी के लिए और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है और उसकी जो वैल्यू होती है रो वाटर, ये होती है आपके पास में 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू होती है आपके पास में। ठीक है ना, 1000 होती है पानी की डेंसिटी और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम भी होती है आपके पास में और उसकी वैल्यू होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर मैं इस यूनिट के अंदर इसको निकालना चाहूं तो मेरा आंसर क्या होगा, रो वाटर इक्वल टू 1000/9.81। ठीक है, 1000/9.81। ठीक है ना, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको इनटू में, अब ये यूनिट आ गया आपके पास में किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर की पावर 4। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो ये लगभग आता है आपके पास में 101.9 kg इंटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर की पावर 4। ये आंसर आता है आपके पास में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है 1000। फिर हम कहते हैं कि शायद क्वेश्चन वाले ने लिखने में मिस्टेक कर दी होगी, कि शायद वो गलती से यूनिट गलत दे गया कि केजी पर मीटर क्यूब की जगह शायद ये लिख के दे गया होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा हमें ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन को किस तरीके से वो रिलेट कर सकता है, तो उन सब चीज़ों का हमें खास फोकस करना है। और यहीं किसी कोने में ABCD ऑप्शन के अंदर आपका एक आंसर छुपा होगा 101.9 भी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमारे पास में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ डेंसिटी के बारे में अब थोड़ा वापस से चलते हैं। डेंसिटी के बारे में देखो, पेपर में कभी भी क्वेश्चन आए तो ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, मेन जो किया है मैंने ये 3 लाइन में काम किया है। ठीक है ना, हाँ पता है 1000 होता है, 1000 डिवाइडेड बाय 9.81 और सिंपली हमने आंसर निकाला है बस आपके पास में। ठीक है, नाउ अब थोड़ा और आगे देखते हैं आपके पास में कि और क्या क्या चीजें होती हैं डेंसिटी के अंदर। नाउ देखो, डेंसिटी क्या था आपके पास में, रो इक्वल टू था मास अपॉन में वॉल्यूम। कुछ स्टैंडर्ड फ्लूइड्स हैं जिनकी डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड फ्लूइड्स के बारे में कभी भी बात की जाए कि हाँ इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो आपको मुंह पे एकदम याद रहना चाहिए वो चीज़। ठीक है ना, तो मैं इस चीज़ के अंदर बात करूंगा सबसे पहले वाटर। अगर वाटर की बात की जाए एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आपके पास में पानी है तो पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम। वाटर में लिख भी देता हूं इसको पॉइंट के रूप में, वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। चीजें समझना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हम क्या बोलते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखो, पानी का जो आपने सुना होगा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी पानी का जो आपके पास में मेल्ट, आइस है हमारे पास में, बर्फ है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर में बदलता है। ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है आपके पास में। ठीक है, इसके बाद में ये बदलेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे, धीरे धीरे हम इसको गर्म कर रहे हैं। उसके बाद में बदलेगा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक अगर ये आता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो डेंसिटी होती है वो लगभग होती है 916 kg पर मीटर क्यूब। अब 916 से आपको 1000 पे लेके जाना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है आपके पास में, 1000। ठीक है, ये होती है। तो जैसे आप 0 से 4 की तरफ आते हो तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज, और उसके बाद वापस से पीछे जाते हो तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है आपके पास में। क्योंकि जो स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो भाप में बनता है तो भाप की जो डेंसिटी होती है वो होती है लगभग 958, है ना। ठीक है, तो 916 से 1000 और 1000 से वापस से 958। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप पानी को गर्म करते हो तो डेंसिटी क्या होगी, कैसे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इंक्रीज होगी और उसके बाद में वापस से डिक्रीज होगी।
ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं पानी का प्रिक्युलरिटी इफेक्ट, ठीक है ना। पानी की डेंसिटी के अंदर जो वेरिएशन है, इसको अगर इफेक्ट के तौर से देखा जाए तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्रिक्युलरिटी इफेक्ट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कौन से इफेक्ट बोलते हैं इसको? प्रिक्युलरिटी इफेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, प्रिक्युलरिटी इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, यानी वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ सेकंड चीज जो है आपके पास में, कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके पास में। सेकंड जो है आपके पास में, फर्स्ट सेकंड रो आइस, बर्फ की हम कितनी कैलकुलेट करते हैं, यानी बर्फ की डेंसिटी कितनी मानी जाती है। तो मैंने देखा था अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने एक वैल्यू लिखी थी 916, है ना, 916 kg पर मीटर क्यूब। बर्फ की जो डेंसिटी है वो हम एज्यूम करते हैं 916। देखो बर्फ सॉलिड है और पानी लिक्विड है। मोस्टली क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है, लेकिन यहाँ केस उल्टा है, ठीक है। बर्फ की डेंसिटी तो होती है कम और पानी की डेंसिटी होती है ज्यादा, इसीलिए बर्फ जो है वो पानी में तैरती है, ठीक है। डेंसिटी बर्फ की कम है, इसलिए बर्फ जो है वो पानी में तैरती है। उसका 9/10 भाग तो अंदर रहता है और 1/10 भाग कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, ठीक है। अब ये 9/10 और 1/10 जो है वो हम बायोन्सी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेट किया, किस तरीके से चीजें डिस्टर्ब की जाती हैं कि हाँ कितना भाग नीचे रहेगा और कितना भाग आपका ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो वाटर डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 होती है, ठीक है। बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 916 आपके पास में। अगर मैं बात करता हूँ रो डेंसिटी ऑफ वेपर, वेपर का मतलब होता है भाप, ठीक है, स्टीम के केस में, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर बात की जाए तो ये होती है 958। भाप की कितनी होती है? 958 kg पर मीटर क्यूब। भाप की जो डेंसिटी हम कंसीडर करते हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये होती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो रो वेपर कितनी होती है आपके पास में? 958 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए समुद्री पानी, सी वाटर, सी वाटर को बोलते हैं समुद्री पानी या भारी पानी, तो भारी पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है 1025 kg पर मीटर क्यूब। समुद्री पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है 1025 kg पर मीटर क्यूब। इसलिए आपने नॉर्मली सुना होगा, पढ़ा भी होगा यह चीज़, कि जो जहाज जो होते हैं, पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं, वो नदी से जब समुद्र में उतरते हैं तो थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि नदी के पानी की डेंसिटी होती है 1000, लगभग 1000 आपके पास में, लेकिन समुद्र के पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1025। तो ज़्यादा डेंसिटी की वजह से वो थोड़े ऊपर उठ जाते हैं आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास में मरकरी। मरकरी को भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। मरकरी यानी पारा, ठीक है, पारा, इसको नोट करते हैं Hg से। इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 13600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। एक सॉलिड और मैं लिख लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा काम में आता है आपके पास में, लोहा, आयरन, ठीक है। लोहा ये भी बहुत ज़्यादा आपके पास में काम आता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सॉलिड है लेकिन मैं डेंसिटी को लिख रहा हूँ केवल आपके पास में। तो आयरन जो है इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 7870 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी आपके पास में मैंने कुछ एलिमेंट्स के अंदर लिखा है। पानी की डेंसिटी है 1000, मरकरी की डेंसिटी है 13600, बर्फ की डेंसिटी है 916, वेपर है 958, समुद्री पानी की है 1025। तो ये डेंसिटी जो है ये आपको मुंह पे याद होनी चाहिए, ठीक है। पानी की कितनी है? 1000, बर्फ की कितनी है? 916, ठीक है। तो ये चीज़ें, समुद्र के पानी कितनी है? 1025, मरकरी कितनी है? 13600, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। और डेंसिटी एक ऐसा चैप्टर है या डेंसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिनकी डेंसिटीज़ की वैल्यूज़ और ये चीज़ें हर जगह पे काम आएंगी, चाहे आप सरफेस टेंशन पढ़ते हो चाहे विस्कोसिटी पढ़ते हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपके पास में हर जगह काम में आएंगी। नाउ देखो, हमें देखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कि तापमान और दाब का द्रव के घनत्व पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मैंने लिखा आपके पास में कि भाई मेरे पास में क्या है, एक लिक्विड है यानी द्रव अवस्था है, और एक क्या आपके पास में गैस, ठीक है ना। फ्लूइड आपका क्या होता है, सॉरी फ्लूइड में आपको तरल बोलते हैं फ्लूइड को, ठीक है ना। तरल के अंदर द्रव भी आता है और गैस भी आता है, ठीक है। तो लिक्विड क्या है आपके पास में, कोई भी द्रव अवस्था है, गैस आपकी गैस अवस्था है, ठीक है। तो लिक्विड और गैस को हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी है तो गैस भी है। तो देखो क्या होता है, कभी भी लिक्विड के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो लिक्विड के अंदर अगर आपका प्रेशर इंक्रीज किया जाता है,
ऊपर की तरफ तीर का निशान जब भी मैं लगाऊंगा तो मतलब इंक्रीज, और नीचे की तरफ का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो आपकी डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर प्रेशर का मतलब क्या होता है, दबाने वाला फोर्स। देखो अगर मैं लिक्विड को दबाने की कंडीशन करूंगा तो पक्का उसके मॉलिक्यूल्स कहाँ आएंगे, पास पास आएंगे, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मॉलिक्यूल्स का पास आने का मतलब है डेंसिटी का इंक्रीज होना। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, थोड़ा सा बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे मैं लेके चलूंगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ एट 1 atm प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर, ठीक है, इसको मैं एक स्टैंडर्ड तापमान मान लेता हूँ, कोई भी आपके पास में 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर अगर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 atm है, तो पानी की डेंसिटी जो होती है वो लगभग होती है 998 kg पर मीटर क्यूब। और अगर मैं बात करता हूँ एट 100 atm प्रेशर, यानी atm प्रेशर मैंने 100 के बराबर लगा दिया, 100 वायुमंडलीय दाब के बराबर, मतलब पहले 1 था और अब 100 गुना कर दिया उसको, तो जाके पानी की डेंसिटी चेंज होती है लगभग 1003 तक। ठीक है, 1003 तक। तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आता है, वो क्या है आपके पास में, बिल्कुल सही बात है, प्रेशर इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज, बट वेरी लो, बहुत कम। सो वी कंसीडर, जहाँ भी हम इसको कंसीडर करेंगे, सो वी कंसीडर इट नेग्लिजिबल। आपने कई बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि आपने एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन देखा होगा कि लिक्विड की डेंसिटी पर प्रेशर का कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो आंसर होता है नहीं पड़ता। ये बात सही है, पड़ता है, लेकिन हम उसको हमेशा क्या मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, हाँ सही बात है, प्रेशर इंक्रीज करते हो तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन बहुत ही कम इंक्रीज होती है, जिसको कि हम क्या कंसीडर करते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर कर देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो भी इफेक्ट पड़ता है वो लगभग कैसा होता है के पास में, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई लिक्विड के केस में था के पास में कि प्रेशर इंक्रीज किया आपके पास में तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेकंड जो केस है वो किसका है, टेम्परेचर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, देखो तापमान को जब भी बढ़ाते हैं ना अपन, तो मोलिक्यूल कहाँ जाते हैं, दूर दूर। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो तापमान को बढ़ाते हो तो मोलिक्यूल्स कहाँ जाते हैं, दूर दूर। तो तापमान को जब आप बढ़ाते हो तो डेंसिटी क्या हो जाती है आगे पास में, कम होती है, यानी घनत्व तो क्या हो जाता है, कम होता है। ठीक है, सभी लिक्विड्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ सिवाय वाटर के। ठीक है, जैसे हम लिक्विड्स का तापमान बढ़ाते हैं, तापमान का इंक्रीज किया जाएगा, मोलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, और डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन पानी के केस में थोड़ा सा एक सस्पेंस है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो डेंसिटी बढ़ती है और उसके बाद डेंसिटी घटती है। तो पानी के केस को थोड़ा आपको ध्यान रखना है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो डेंसिटी बढ़ेगी, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेंसिटी घटती है। तो वो एक स्पेशल कंडीशन है। बाकी अदर सभी लिक्विड्स के लिए क्या होता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी आपके पास में। ठीक है, तो के केस में हमने देखा कि प्रेशर इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज, सिंपल सी बात है। अगर आप प्रेशर अप्लाई करो, दबा रहे हो, दबाने का मतलब पास पास आना, और पास पास आएगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। वहीं तापमान के केस में बात की जाए, तापमान बढ़ेगा तो डेंसिटी घटती है, कि गर्म होने की वजह से चीज़ें फैलती हैं दूर दूर। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ गैस की अगर बात की जाए तो देखो गैस के लिए हमारे पास में एक इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को आपको हमेशा ध्यान रखना है, PV = mRT। ये परफेक्ट गैस इक्वेशन होती है, PV = mRT। ठीक है, P क्या है आपके पास में, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, P क्या है आपके पास में, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, M क्या है, मास, T क्या है, टेम्परेचर, और R जो है ये क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो PV = mRT, यानी जो भी वेरिएशंस आता है गैस के अंदर वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आता है, PV = mRT के अकॉर्डिंग। नाउ PV = अगर mRT है, सो P = क्या हो जाएगा, m/v/RT। नाउ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है आपके पास में डेंसिटी। सो मैं लिख सकता हूँ P = ρRT। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ कि रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा P/RT। सही है, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/RT।
तो मैं कह सकता हूँ कि पहली कंडीशन कि रो जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। सेकंड कंडीशन, रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। चीजें क्लियर हो गई? आई थिंक यहीं से आपके पास में समझ में आ गया होगा कि प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा। ठीक है, तो देखो रो बराबर क्या है, पी अपॉन में आर टी। तो डेंसिटी जो है वो प्रेशर के तो प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं कहता हूँ कि प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो भाई गैस की डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, प्रेशर को अगर इंक्रीज किया जाए तो गैस की डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो आपकी गैस की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है ना, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डेंसिटी घटेगी आपके पास में। ठीक है, तो ये जो केस होता है आपके पास में, ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन लिक्विड्स डेंसिटी, ऑन फ्लूइड्स डेंसिटी। फ्लूइड के अंदर हमने दोनों चीजें देखी, एक तरफ लिक्विड और एक तरफ हमने क्या देखा, गैस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से होता है आपके पास में। लिक्विड के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है, एक अपवाद है वाटर, जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो डेंसिटी बढ़ती है और 4 से 100 तक फिर वापस से क्या होती है, घटती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वैल्यू है उसकी 1000 kg/m³। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, आपका डेंसिटी से। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम आपके पास में, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी। यूनिट क्या है, kg/m³ आपके पास में। ठीक है, अगर बात की जाए इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो लिक्विड्स के केस में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल, तो उसको हम कितना कंसीडर करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सभी लिक्विड्स की डेंसिटी होती है कम। वाटर के केस में क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वापस से घटती है। इन केस ऑफ गैस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, PV = mRT या P = ρRT, है ना। ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन में RT, यानी P इंक्रीज तो रो इंक्रीज, T अगर को बढ़ाते हो, तापमान को अगर बढ़ाते हो तो रो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है आपके पास में किसकी, डेंसिटी की।